रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इवोल्व करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें एक प्रयास था न्यूक्लियस की साइज को निकालने का। रदरफोर्ड ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस की जो साइज है, उसकी जो रेडियस है, उसको निकालने का प्रयास किया था। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रेडियाई के बारे में। सबसे पहले जो एफर्ट किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड कैलकुलेशन फॉर द न्यूक्लियर रेडियस की, उन्होंने न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए क्या कैलकुलेशन किया? तो उन्होंने कहा कि यूजिंग रिपल्सिव कोलम्बिक इंटरेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का लेक्चर हम लोग पीछे एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है और एक लिमिट के बाद वो वहाँ से क्या होता है, रिटर्न होता है, बाउंस बैक होता है। ठीक है, तो देखो मान लिया अल्फा पार्टिकल इधर से आया, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के जितना क्लोज जा सकता था उतना क्लोज गया और वहाँ से फिर क्या हुआ है ना, रिटर्न हो गया पीछे की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो बीच की जो डिस्टेंस है, अल्फा पार्टिकल जितना नियरेस्ट न्यूक्लियस के जा सकता था, वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उसे मान लिया डी मान लिया उसको। ठीक है, उन्होंने कहा कि यूजिंग रिपल्सन कोलम्बिक इंटरेक्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिपल्सन कोलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। ये रदरफोर्ड ने एज्यूम किया था अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर। रदरफोर्ड सजेस्ट दैट द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस इज नॉन एज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि जो सबसे क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होगी, है ना, जितनी क्लोज जो है अल्फा पार्टिकल जाएगा, वो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, न्यूक्लियस की रेडियस होगी या न्यूक्लियस की साइज मान लीजिए आप। तो देखो इधर उन्होंने कहा कि एट ए क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर दोनों नियरेस्ट रहते हैं न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, पॉइंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकेम इक्वल, और दोनों एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जिस काइनेटिक एनर्जी जा रहा है और न्यूक्लियस जिस पोटेंशियल एनर्जी को रोक रहा है। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो इन रेस्ट में है, ये रदरफोर्ड ने एज्यूम किया था। तो न्यूक्लियस द्वारा जो रिपल्सन फोर्स लगाया जा रहा है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जहाँ पर इसके द्वारा लगाया गया पोटेंशियल एनर्जी और इसके द्वारा लगे काइनेटिक, जहाँ दोनों बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट उसका क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच पॉइंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का रिपल्सन फोर्स एक्टिवेट होगा और उसे वो वहाँ से वापस भेज देगा। तो दोनों की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होगी, दोनों क्या होगी, बराबर। न्यूक्लियस की नहीं, मतलब वहाँ पर सिचुएशन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की वहाँ पर। इस फॉर्मूले से आप डी निकाल सकते हैं। डी यहाँ पर क्या है, वो क्लोजेस्ट अप्रोच है। डी का फॉर्मूला एकदम सिंपल, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर को मैंने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ से हमें वहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाए अगर, तो हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। मान लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट मान लिया, क्योंकि आपको देखा होगा रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी रखी थी, कितनी रखी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट रखी थी। वही एनर्जी को इस फॉर्मूले में पुट किया है मैंने, और लास्ट रिजल्टेंट सॉल्व किया तो कितना आया, 5.45 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आया, है ना, ये से कैलकुलेशन आई। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि जब मैंने अल्फा पार्टिकल 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का यूज़ किया है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता हूँ, अगर मैं इनकी मैं ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ गोल्ड फॉइल की तरफ अगर मैं, तो क्या होगा, मेरी को जो डी अप्रोच है वो क्या होगी, और भी कम मिलेगी, मतलब अल्फा पार्टिकल और ज़्यादा नियर जाने का प्रयास करेगा। सिमिलर इन्होंने क्या किया, फॉर अल्फा पार्टिकल एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, उन्होंने क्या किया, 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की होती है, यानी कि जिनकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है अल्फा पार्टिकल की, वो अल्फा पार्टिकल यूज किए और उन्होंने सिमिलर कैलकुलेशन दोबारा किया और उन्होंने डी की वैल्यू फाइंड आउट की 1.84 इंटू 10⁻⁻14 मीटर फाइंड आउट की। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपने 5.5 यूज़ किया, आपने यहाँ 8 यूज़ किया, क्यों ना हम 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का हम जो है वो 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का अल्फा पार्टिकल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये केवल एक मैथमेटिकल फार्मूला है, बाकी अल्फा पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी होती है वो 7.50 यानी कि 7.5 की नियर होती है, एवरेज एनर्जी होती है उनकी।
तो हमने क्या किया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एनर्जी वाला जो अल्फा पार्टिकल जो हमने यूज किया है यहाँ पर। तो आपको पता लग गया होगा मैंने 8 मेगावाट क्यों यूज किया, क्योंकि इससे हायर एनर्जी के अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी से क्या होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं, है ना। अब देखो रदरफोर्ड कंक्लूड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 जो है मीटर, यानी कि यहाँ पर 14 है, लेकिन जिस जो कैलकुलेट करते हुआ लगभग 10⁻14 10⁻15 मीटर की जो है वो रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन में शो किया कि वो रेडियस इतनी होती है। ये तो हो गया आपका एक मेथड। सेकंड मेथड, जस्ट अपन एक आर्बिट्रेटरी मेथड लेते हैं, एकदम कॉमन मेथड लेते हैं, ये मान करके कि न्यूक्लियस एंड ईच न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्पेयर। मान लिया कि न्यूक्लियस भी एक स्पेरिकल स्पेयर इन शेप है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स रखे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे हुए हैं, वो भी क्या हैं, वो भी आपके क्या हैं, गोली हैं आपके। ऐसी स्थिति को अपन एज्यूम करते हैं अगर, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एक रेडियस चाहिएगी, वो रेडियस मान लिया आर है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो क्या करूँगा, प्रत्येक का वॉल्यूम निकाल करके, है ना, और ऐड करता हूँ अगर मैं, तो नियर बाई जो है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिंग पैकिंग फ्रैक्शन की वजह से बच जाएगा इसके अंदर। तो इसमें प्रत्येक न्यूक्लियॉन्स की जो है, मतलब अगर मैं इनका वॉल्यूम निकाल लूँ, अगर मैं उसको टोटल कर लूँ अगर, तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यही एक सिंपल एज्यूशन लिया गया था, जहाँ आर जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन है, और जो R0 है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन से, वो सॉरी वो तो न्यूक्लियस की है, ये न्यूक्लियॉन, यानी कि सिंपल इस प्रकार। अब इसको अगर मैंने सिंपल यहाँ मैंने जो बोला वही मैंने यहाँ लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, वो किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ ईच न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास नंबर, यानी कि इसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो लगभग नियर टू नियर इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये किससे पता लगता है हमको, उसके एटॉमिक मास नंबर से पता लगता है, मतलब ए से पता लगता है। तो सिंपल देखो यहाँ पर इनका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, एकदम सिंपल है ना। स्क्वायर का वॉल्यूम निकाल लिया मैंने। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आपका r0 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई विथ a, है ना। ये से मतलब क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक का निकाला है, और जितने संख्या इनमें है वो किससे लगता है, एटॉमिक मास नंबर से पता लगता है। सिंपल मैंने वो कर दिया, और यहाँ से जो भी चीज़ कैंसिल आउट होती है आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपको पता लगेगा कि r जो है वो बराबर हो जाएगा r0 और a की पावर, है ना, r की क्यूब, r0 की क्यूब और a। यहाँ से आप देख लेना कि आप r सिंपल निकालोगे अगर, तो क्या होगा, r0 a की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर जो r0 है उसकी वैल्यू मैं एक्चुअली डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी तक ये वैल्यू ज्ञात नहीं है हमें, फिलहाल इस लेक्चर में हमें ज्ञात नहीं है, इसको हम आगे रीड करेंगे। 10⁻⁻15 मीटर, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.2 फर्मी मीटर लिख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दिया R0 की, हालांकि मुझे नहीं पता R0 वैल्यू कितनी है। अपन आगे देखते हैं, एक अल्टरनेट मेथड और है सिमिलर इसी की तरह, वो एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। उन्होंने कहा कि इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो इनके न्यूक्लियंस के जो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर निर्भर करेगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। ये स्वाभाविक सी बात है ना। वही चीज़ यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट काम में लिया, और लेट एज्यूम दैट न्यूक्लियस इज स्पेरिकल शेप, है ना, और जो न्यूक्लियस है वो एक स्पेरिकल शेप में माना गया है। असल में स्पेरिकल शेप में होता नहीं है। किसी भी न्यूक्लियस की जो शेप जो डिटरमाइन की जाती है उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट होता है। उससे तय होता है कि उसकी शेप क्या होती है, पर हमने यहाँ पर एज्यूम किया फॉर ओवर इजीनेस, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ए के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, और सिमिलर वही फॉर्मूला वापस आ गया 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल टू ए, एंड जो भी आपका कांस्टेंट है इसे आप इधर भेज दीजिए, और वो क्या हो जाएगा आपका R3 अगर प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा, और R बराबर क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, और जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट होगा उसे इन्होंने R0 मान लिया। तो ये कुछ 3 मेथड है जहाँ से अपने को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हमें फाइंड आउट होता है। अब देखो कि इस R0 का मेजरमेंट कैसे किया गया, है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें पहला हमारे पास है कि इफ़ एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग आर परफॉर्म यूजिंग अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, किसके लिए, सिमिलर रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, है ना, तो देन वी गेट
द वैल्यू ऑफ R0 इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी मीटर। इतनी हमें जो है वो किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा ये एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म किया जाता है तो हमें इतना फाइंड आउट होता है। सिमिलर यही एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट किया जाए अगर न्यूट्रॉन के साथ में अगर, है ना, नेक्स्ट है हमारा, इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्कैटरिंग आर परफॉर्मिंग यूजिंग न्यूट्रॉन्स देन द वैल्यू ऑफ R0 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1.2 फर्मी मीटर। यानी कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर न्यूट्रॉन से रिप्लेस कर दिया जाए अगर, तो हमें वहाँ पर R0 की जो वैल्यू है वो असल में थोड़ी ज़्यादा प्राप्त होती है। किससे? 1.2 फर्मी मीटर से ज़्यादा प्राप्त होती है। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ R0 इज, यानी कि हमने जो कंक्लूजन किया, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स और है हमने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, बस एक कंक्लूजन लिया है रफली एक हमने कि द वैल्यू ऑफ R0 इज वेरी फ्रॉम 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर टू 1.3 10⁻⁻15 मीटर। कुछ बुक्स के अंदर 1.1 फर्मी मीटर दिया होगा, कुछ बुक्स में 1.2 फर्मी मीटर दिया होगा, इवन कुछ बुक में 1.3 फर्मी मीटर भी दिया हुआ होगा। तो R0 की जो रफली जो वैल्यू है वो इन बिटवीन होती है ना, किसके? 1.1 फर्मी मीटर से लेकर के 1.3 फर्मी मीटर के बीच में होती है। तो देखो आज के इस लेक्चर में हमने जो है न्यूक्लियस की जो रेडियस जो निकालने के लिए जो एफर्ट किए गए उनको हमने स्टडी किया। थैंक यू।